हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से राम राम, वेरी गुड इवनिंग, संध्या नमस्कार, आदावर्स है, शत श्री अकाल, वॉट एवर यू वुड लाइक टू कनेक्ट विथ। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम्पल चैनल पर। मैं शगुन मिश्रा शाम के 6 से 7 वाले केमिस्ट्री सेशन में आपको फिर से एक बार इन्वाइट करती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजय मंडल, सूरज, अच्छा सूरज कुशवाहा, ओके ठीक है, सुमित डागर, शक्ति शर्मा, राजो कुमार सुमन, मोनिका कुमारी, नितेश मिश्रा ऑफिशियल, वेरी गुड, कमिंग सून मैम कह रहे हैं, ओके। निकी चौधरी भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सागर कश्यप, रूबी शुक्ला, नीरज कुमार, परी, दीपक, दिवाकर, अजीत, अर्जू, प्रियंका, सूरज, किशन, राजू, संतोष, दिवाकर, रूबी, संगीता, निशा, वेरी गुड, किशन कुमार, गुस्से वाली मैम को गुड इवनिंग। हर प्रकार का रूप देख चुके हो, अब क्या है। शिवपाल सिंह, ओके। डेस्टिनेशन, राजकुमार, किशन कुमार, वेरी गुड, मोनिका, मोहम्मद जावेद, दीपक, मानसी, आकाश, चलो सबका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और बाकी सब भी जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आज ये तीसरा सेशन एसिड बेसिस और साल्ट का लेके आई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कॉपी में पहुँच जाए तो जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और भी बच्चों को जुड़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो हो सकता है आज एनर्जी में थोड़ा सा कमी लगे आपको। कोशिश करूंगी कि वैसे कोई अंतर ना लगे। इधर मेरी क्लास भी अगर एक पल के लिए बंक हो, किसी दिन हो अगर, तो समझ जाना कि कुछ ज़्यादा ही टिपिकल कंडीशन है, तभी नहीं आई। रसायन विज्ञान की शेरणी चरण और राजकुमार, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड रिस्पेक्ट। आज भी सेशन है आपका किसका, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का। ये कोर्स हमारा आ रहा है, ये पीडीएफ कोर्स है जिसके वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड आपको ब्रीफली टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पीडीएफ विद एमसीक्यू पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। कौन सा बैच आ रहा है हमारा, ये एनटीपीसी सीबीटी ग्रुप डी का बैच है जिसका नाम है एकलव्य, है ना। इसकी टैग लाइन गुरु दक्षिणा रखी गई है बिकॉज इसकी फीस बिल्कुल हमने गुरु दक्षिणा जैसी रखी है। 499 रुपीज का ये कोर्स है, ठीक है। पुराने बच्चे ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। यहाँ 2 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी टाइप की आपके मन में प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, तो यहाँ पर आप पूछ लीजिएगा। वैसे आपको मैं बता देती हूँ, इसमें आपको टेस्ट सीरीज जिसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, ये आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाले हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स और उसके साथ इंक्लूडिंग पीडीएफ्स, ठीक है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, एसिड बेस और साल्ट्स के पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरी क्लास है आज, लेकिन क्लास की कुछ चीजों को जहां पर हमने कल छोड़ा था आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन में। आशा करती हूँ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और कॉपी पन्ना अपना खोल के रजिस्टर पेन के साथ रेडी हैं। मोस्ट वेलकम यू ऑल। मनवेंद्र राठौर कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। नितेश मिश्रा, मैम मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपकी मदर आज माना होगा कि मत जाओ। तुम लोग कहाँ से स्टोरी लेके आते हो, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। दीवाने एग्जाम पर संजीव कुमार, वेरी गुड। कोरोना वैक्सीन आ चुके हैं, यदुवंशी छोरा, वेरी गुड इवनिंग। पाए लागू, गॉड ब्लेस यू। विवेक ऑफिशियल भाई, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रोसीड टू द टॉपिक। कल मैंने आपसे डियर एक टॉपिक डिस्कस किया था, किसका, एसिड रेन का टॉपिक डिस्कस किया था। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपसे एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं या हिंदी में जिसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, इसका टॉपिक डिस्कस किया था। और मैंने आपको क्या बताया था कि 2 प्रकार की गैसें होती हैं वातावरण में, एक प्रदूषणकारी गैसें होती हैं, कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि कहीं ना कहीं 2 एसिड्स को अंजाम देती हैं। ये बना लेती है सल्फ्यूरिक एसिड और ये बना लेती है कौन सा, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये एसिड रेन के मुख्य कारण होते हैं। कौन कौन से एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। लेकिन दोस्तों यही अम्ल वर्षा जब खेतों में हो जाती है तो खेतों की मिट्टी की पीएच वैल्यू, मतलब मिट्टी पूरा रोल अदा करती है फसल की पैदावार के लिए, और मिट्टी की पीएच वैल्यू बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिट्टी हद से ज्यादा अम्लीय या बहुत ज्यादा क्षारीय, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अम्ल वर्षा के बाद मिट्टी की पीएच वैल्यू पे फर्क पड़ता है। याद रखिएगा, नोट कर लो, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन वाटर। अगर तुमसे पूछा जाए अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है,
तो याद रखिए अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान 5 से 5.5 के बीच होता है। नोट कर लो, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान, हिंदी में नोट करो, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान पूछ लिया जाता है। पीएच वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है पीएच स्केल का? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर कहीं नोट करना चाहो तो कर लो, हालांकि पीएच स्केल हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। पीएच वैल्यू इसका फॉर्मूला वो क्या होता है, फुल फॉर्म पीएच की क्या होती है, लिख लो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो याद रखो कि अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान 5 से 5.5 के बीच होता है, और यही अम्ल वर्षा जब खेतों में हो जाती है तो मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। तो ऐसा क्या डलवाया जाता है खेतों में जिससे कि मिट्टी की पीएच वैल्यू बैलेंस हो जाए? अम्ल वर्षा हुई है, अम्लीय हो गई प्रकृति मिट्टी की, तो कोई क्षार डलवाया जाएगा। कौन सा क्षार डलवाया जाएगा? लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा चूना के नाम से जानते हैं। लिखो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बुझा चूना या स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। जैसी श्रद्धा वैसा लिख लो, क्या? जिसे हम बुझा चूना या चूने का पानी दोनों बोला जाता है, या इसे हम स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है यूज टू न्यूट्रलाइज, यूज टू हिंदी में लिख देती हूं, आप इंग्लिश में खुद कर लीजिएगा ट्रांसलेट। लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता के नाश के लिए किया जाता है। इंग्लिश मीडियम आप लिखिए, इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, अम्लीयता के नाश में होता है। लिख लेना पूरा, ठीक है, कि मिट्टी की अम्लीयता के नाश के लिए एक क्षार का प्रयोग किया जाता है। नाम बताओ? तो मिट्टी की अम्लीयता के नाश के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से याद रखिए कि मिट्टी की अगर अम्लीयता की जगह क्षारीयता का मतलब अगर तुमसे ये ना पूछें कि मिट्टी की एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बल्कि ये पूछ लें कि मिट्टी की बेसिसिटी को कौन न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अभी कमेंट्स पे ध्यान देते हैं तुम्हारे, 2 मिनट रुको, जरा सा कोर्स खिंचवा दो, है ना। तो याद रखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको जिप्सम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बंधु? लिखो, जिसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है। इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल। कैसे हो जाती है मिट्टी क्षारीय, वो अभी हम बताते हैं, पहले आप नोट करिए। बेसिसिटी ऑफ सॉइल हिंदी में लिख सकते हो, जिप्सम का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता के नाश के लिए किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता का नाश करता है, मिट्टी की क्षारीयता का नाश करता है। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप ब्रीफली लिख लेना। चीज समझ में आई? मिट्टी क्षारीय क्यों हो जाएगी? अम्ल वर्षा से अम्लीय हो जाएगी, क्षारीय क्यों हो जाएगी? बच्चा, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ाए थे। कौन कौन से एलिमेंट पढ़ाए थे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में? है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। कहो मैडम जी कहां चले गए आप? अभी बताती हूं। सेकंड ग्रुप एलिमेंट हमने आपको पढ़ाए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, है ना। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो ये है एल्कली मेटल्स और ये है एल्कली अर्थ मेटल्स। ये हैं क्षारीय धातुएं और ये सब हैं क्षारीय मृदा धातुएं। कहो मैडम इनका क्या लेना देना है? ये एलिमेंट जब मिट्टी में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट जब मिट्टी में ज्यादा हो जाते हैं, इन तत्वों की अधिकता मिट्टी की क्षारीयता का कारण बनती है। आम भाषा में जिसे हम बंजर भूमि या क्षारीय भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, तुम लोग आराम से कमेंट करना, जब हम पढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा, है ना।
मुंडन एक बार हमको भी आशीर्वाद दे दो। ठीक है, कुंदन कुमार कह रहे हैं। कुंदन अभी बात करते हैं बच्चा, थोड़ा सा इधर फोकस करो कुंदन कुमार। चलो थोड़ा सा इधर ध्यान दो, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें लेके चलते हैं, बाकी तुम्हारी श्रद्धा, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर के संग कोऑर्डिनेट करो, फिर एमसीक्यूज में हम आपके कमेंट पे बिल्कुल ध्यान देंगे। इधर देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो मिट्टी की क्षारीयता किसके कारण होती है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट विच आर नोन एज द एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल, जिन्हें हम क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। मैं शॉर्टली लिख रही हूं, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से इन्हें जानते हैं। ये अगर मिट्टी में अधिकता हो जाती है इनकी, तो ये मिट्टी की बंजर होने का या मिट्टी की किसका काम करते हैं? मिट्टी की क्षारीयता बढ़ा देते हैं, और फिर जिप्सम डलवाया जाता है जो कि मिट्टी को बैलेंस करता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछें कि मिट्टी की, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी के लिए 3 एलिमेंट जो कि बहुत नेसेसरी हैं, तो याद रखिए आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उर्वरक है। मतलब प्राइमरी फर्टिलाइजर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? प्राथमिक उर्वरक का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक उर्वरक का क्वेश्चन नोट करो जरा कि प्राथमिक उर्वरक क्या होते हैं। मिट्टी में 3 प्रकार के तत्व होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? एन, पी और के। एन, पी और के। एन क्या है? नाइट्रोजन। मिट्टी में एनपीके का होना जरूरी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस और पोटेशियम का होना जरूरी है। जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है, कार्बन कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है, तो जिनके बिना हम इंसानी जीवन असंभव समझते हैं। थोड़ी देर नाक बंद करके देखो, पता चल जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू, है ना। उसी तरीके से प्लांट लाइफ के लिए ये 3 एलिमेंट मिट्टी में होना जरूरी है। इसके अलावा अगर तुमसे पूछे कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिट्टी को कौन देता है, तो याद रखो यूरिया, जिसका सूत्र है NH2CONH2। ठीक है, मिट्टी को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रदान करने वाला उर्वरक कौन सा है? यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, यहां से छोटे छोटे। नितेश कह रहे हैं मैम मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपकी, अरे यार क्या तुम लोग लगे पड़े हो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। अभी जब मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी तब आप कमेंट करना, है ना। तो क्या चीज है? यूरिया। यूरिया मिट्टी को लगभग 47 से 48% तक क्या प्रदान करता है? नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा जाना माना उर्वरक कौन है? यूरिया। यहां से आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिए फर्मेंटेशन का पुराना क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फर्मेंटेशन, या जिसे हम किण्वन बोल रहे हैं, हमारे इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। किण्वन क्या होता है? वो अभिक्रियाएं जो कि तुम्हें लैब में नहीं करनी पड़ती, अपने आप नेचुरली जो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं बैक्टीरिया की उपस्थिति में। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी गन्ने के जूस को दिनों दिन बोतलों में भर के रख दिया, सड़ने, आम भाषा में जिसे हम बोलते हैं सड़ गया। तो जब किसी खाने पीने वाली चीज में बैक्टीरिया की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? किण्वन हो रहा है। गोबर, सपोज गांव में सभी पालतू पशुओं के गोबर को हमने गड्ढे में भरा चौराहे पर और गड्ढा बंद कर दिया, सड़ सड़ के गैस बनने लग गई और हमने बोला क्या बन गया? अब ये गोबर गैस बन गया। तो फर्मेंटेशन या किण्वन क्या होता है? लिख लो, दैट केमिकल रिएक्शंस, यू कैन नोट डाउन, दैट केमिकल reactions which takes place, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बैक्टीरिया की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, takes place only in the presence of bacteria, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, हिंदी में लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बैक्टीरिया की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, जो कि बैक्टीरिया की उपस्थिति में
संपन्न होती हैं ठीक है, आप आगे अच्छे से लिख लेना क्या कहलाती हैं, किण्वन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, किण्वन से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन बनता आया है, एग्जाम्पल जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। किण्वन के नाम पर, फर्मेंटेशन के नाम पर ये कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछते आए हैं। किण्वन का एग्जाम्पल कौन कौन है, एक तो याद रखो दूध से दही का बनना। दूध में एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति में दूध से दही बन जाता है। क्या बनता है, दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दही किसका उदाहरण है, किण्वन का। सिरका किसका उदाहरण है, किण्वन का, विनेगर। दारू मतलब या जिसको बोलते हैं शराब, वाइन, किसका उदाहरण है, किण्वन का। और अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताई थी मैंने बायोगैस या जिसको गोबर गैस बोलते हैं, ये उदाहरण है किसका, किण्वन का। तो आपको एक चीज समझनी है, क्या ये चीजें जितना किण्वन की अभिक्रिया मतलब जितना पुरानी दारू उतनी ही मार्केट में डिमांड होती है। नहीं समझ में आया चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे दोनों समझो। दही होता है, दही रख दोगे तुम खट्टा होने, मतलब आज नया दही लेके आए पैकेट, सपोज तुमने उसे रख दिया, वो 2 दिन बाद उसमें फर्मेंटेशन का टाइम और मिल गया, वो और खट्टा हो गया। इसी तरीके से सिरका जितना पुराना उतना अच्छा, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस जितनी ज्यादा होती है उस खाने पीने वाली चीज की डिमांड उतनी बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। सिरका जितना पुराना उतना मार्केट में डिमांड होती है, अचार जितना पुराना उतनी मार्केट में डिमांड होती है, शराब जितनी पुरानी उतनी मार्केट में डिमांड होती है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हारे अमर भाई, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपस में नहीं यार, ठीक है। चलो आ रही मेरी बात समझ में। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें बता रही सिरका कैसे बनता है, ढक्कन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी को जामुन का सिरका खाना है, गन्ने का खाना है, जिसका भी खाना है, उसको आपने बॉटल में भरा और छत पे रख दिया, प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ढक्कन बंद बोतल में क्या होने लग जाता है, बैक्टीरिया की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का, गन्ने का रस ग्लूकोज का अल्कोहल में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, इसको हम फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो दही, सिरका, शराब और इसी तरीके से बायोगैस या जिसको हम जैव गैस या गोबर गैस भी बोल देते हैं, ये किसका उदाहरण हो जाते हैं, ये उदाहरण हो जाते हैं किसका, आपका किण्वन का, मतलब फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा किसका, फूड प्रिजर्वेटिव का। जल्दी से अगली हेडिंग डालो, लिखो फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव या जिसे हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ परिरक्षक। हेडिंग डालिए फूड प्रिजर्वेटिव, चाहे तुम मन से पढ़ो चाहे बेमन से पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, डेली लाइफ के टॉपिक हैं। जल्दी से देखो, खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे घर में हम टमाटर की सब्जी बनाते हैं, हम फ्रिज में रखना भूल गए, वो खराब हो गई है ना, क्योंकि बैक्टीरिया की रिएक्शन। आम भाषा में समझिए, क्या जिसको हम दैनिक जीवन में बोलते हैं कि कोई चीज सड़ गई, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सड़ गई कोई शब्द नहीं होता। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है जब किसी चीज में केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई तो हमने कह दिया सड़ गई। केमिकल रिएक्शन मतलब बैक्टीरिया की उपस्थिति में जिसमें किण्वन शुरू हो गया वो सड़ गया, और उस बैक्टीरियल रिएक्शन को रोकने के लिए ऊपर से हम कुछ केमिकल्स डालते हैं या कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। घर में टमाटर की सब्जी सड़ जाती है, लेकिन बाहर जो टोमेटो सॉस और टोमेटो केचप बिक रहा है मार्केट में, वो क्यों नहीं सड़ता, वो क्यों नहीं खराब होता, बिकॉज उसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। आप सोचो, कांच की बोतल जिसमें हवा तक नहीं जा पा रही, प्लास्टिक की बोतल जिसमें हवा तक नहीं जा पा रही, उसमें टोमेटो सॉस, केचप और ये क्या नाम है, जूस बिकते हैं तरह तरह के, ट्रोपिकाना वगैरह,
है ना। रियल जूस की रियलिटी का राज क्या है? रियल जूस, अरे यार तुम एक एग्जांपल के तौर पे अभी मैं पानी की बोतल लूं और इसमें मौसमी का जूस भर के घर ले जाऊं और सोचूं 2 दिन रख के पी लूं, खट्टा हो जाएगा? तो कहने का मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो खाने पीने वाली चीजों को आम भाषा में सड़ने से रोकते हैं, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरियल रिएक्शंस को रोकते हैं, खाद्य पदार्थ परिरक्षक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्राथमिक परिरक्षक होते हैं, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी बोलते हैं या जिन्हें हम द्वितीयक परिरक्षक बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खाने पीने वाली चीजों में अगर अच्छे से हमने शक्कर डाल रखी है, चीनी, ये प्राथमिक परिरक्षक है। मतलब गुलाब जामुन की चाशनी कभी सड़ती है? तुम बताओ। हाँ, गुलाब जामुन की चाशनी, कभी गुड़ कभी शहद तुमने सुना सड़ गया ना। खाने पीने वाली चीजों में अगर कंसंट्रेशन के संग अच्छे से नमक, शक्कर, तेल, सिरका, सुनो मेरी बात, बहुत आम भाषा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। घरों में मदर क्या करती हैं, जब अचार खराब हो रहा होता है तो उसमें ऊपर तक कंटर में क्या भर देते हैं? तेल भर देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑयल, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फैट, एक्सेस ऑयल, एक्सेस शुगर, एक्सेस साल्ट, नमक, शक्कर, इनकी उपस्थिति जब ज्यादा होती है तो बैक्टीरिया अभिक्रियाएं नहीं हो पाती। तो क्या फटाफट अब तुम नोट करोगे? जल्दी से नोट करो कि चीनी बता दिया मैंने, अब जल्दी से लिखो नमक, नीचे जगह नहीं है मैं ऊपर लिख रही हूं। चीनी, नमक, सिरका, ठीक है, और तेल। कहो मैडम जी क्या किचन की चीजें सिखा रहे हो? किचन की चीजें नहीं, फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, डेली लाइफ की चीजें हैं। वो गर्ल्स जो कि किचन एक्सपर्ट हैं, आपको अगर ये चीजें नहीं पता है तो मैं कहूंगी तुम्हारी साइंस अधूरी। चलो आ जाओ। तो याद रखो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। चाशनी कभी खराब नहीं होती, शहद खराब नहीं होता, नमक अच्छे से पड़ा हो तो चीजें खराब नहीं होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। और सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखो बेंजोइक एसिड। क्या याद रखोगे? बेंजोइक एसिड तथा सोडियम बेंजोएट, ये याद रखो। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन प्राथमिक अथवा द्वितीयक परिरक्षक है, तो याद रखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल अथवा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये बच्चा मेडिकल स्टोर पे पाउडर मिलता है, मेरी बात समझना आप तुम। घर में जैसे हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं तो हम अच्छे से उसमें नमक, तेल वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो अचार वगैरह बिक रहा है उसमें अगर अच्छे से तेल डालेंगे तो उनकी कमाई नहीं हो पाएगी, महंगी पड़ती हैं ये चीजें। तो ऊपर से ये दवाएं डाल देते हैं जिससे वो चीजें चाहे सीलन में रखी रहें, चाहे उन्हें दिनों दिन धूप ना दी जाए, गोडाउन में रखे रहते हैं अचार के डिब्बे। जो रेडीमेड अचार आता है मैं उसकी बात कर रही हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज इजी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके मैडम, पहले हमको केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी। कुंदन कह रहे हैं थैंक यू सो मच एवरीवन। रमन चौधरी, अभी बात करते हैं तुम लोगों से। गुर्जर अंकित, राव साहब वेरी गुड, सुमित कुमार, सुदामा, अनुराग सोनकर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, अभी बात करती। मैम आप सच में, क्या सच में बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि प्राइमरी प्रिजर्वेटिव्स जो हम कहीं ना कहीं, जो कि केमिस्ट्री लैब से रिलेटेड नहीं है, चलो ऐसे समझ लो, जो किचन से रिलेटेड है, चीनी, नमक, सिरका, तेल, ये सब आपके प्राइमरी प्रिजर्वेटिव्स हैं। और यहां क्वेश्चन अगर आपका बनता है सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव का, तो याद रखिएगा सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बेंजोइक एसिड तथा सोडियम बेंजोइट। यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वॉलेटाइल क्या होता है, आपको मैडम ये क्या है? जिसको हम वाष्पशील बोलते हैं। तो मैम वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? हम आपसे वॉलेटाइल और सब्लिमेशन ये 2 चीजें डिस्कस करेंगे। वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई लिक्विड जो उड़ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कल मैं आपसे डिस्कस कर रही थी एसीटोन। एसीटोन, पेट्रोल, अल्कोहल, उनमें ये नेचर होता है कि वो चीजें खुले ढक्कन रख दो अगर बोतलें तो उड़ जाती।
नेल पेंट रिमूवर जिसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम थिनर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम थिनर या नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से जानते हैं। डेली लाइफ में जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? ये उड़नशील, वाष्पशील, इस प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं। फॉर्मूला होता है CH3COCH3। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन वाष्पशील होगा, तो कौन कौन सी चीजें उड़ती हैं? कुछ तेजी से उड़ती हैं, कुछ धीमे उड़ती हैं, और जो चीजें उड़ने का नेचर रखती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे ठंडी लगती हैं। नहीं समझ में आया? स्प्रिट या जिसकी हम एसीटोन की बात कर रहे हैं, ये अगर आपकी स्किन के ऊपर लगाई जाए तो आपको ठंडक का अनुभव होगा। एग्जाम आपसे कई बार पूछ चुका है, होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या अगर आपसे एग्जाम पूछे क्या कि आपकी स्किन के ऊपर एसीटोन लगाने पर या नेल पेंट रिमूवर लगाने पर, गर्ल्स बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी कि नेल पेंट लगाने के बाद नाखून ठंडे ठंडे क्यों लगते हैं? बिकॉज all those liquids which are volatile, वह सभी तरल पदार्थ जो कि वाष्पशील होते हैं, जो कि लिक्विड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। आप अगर थिनर की बोतल में कॉर्क लगा के नहीं रखोगे, वो उड़ जाएगा। और यही कारण है कि ये कैसा अनुभव देते हैं? द volatile liquids, note down, volatile liquids gives cool feeling in skin touch। हिंदी मीडियम हम लिख सकते हैं, अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि त्वचा के संपर्क में ये ठंडक का एहसास देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाष्पशील होते हैं। ठीक है, एसीटोन के अलावा और कौन कौन उड़ता है? तो लिख भी सकते हो, पेट्रोल के अंदर ये चीज होता है नेचर, लेकिन कोई चीजें जल्दी उड़ती हैं, कोई धीमे धीमे उड़ती हैं। शराब के अंदर भी हल्का सा। चीजें समझ में आ रही है? तो वॉलेटाइल का मतलब होता है वो लिक्विड जो कि उड़ जाए, और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब वो सॉलिड जो उड़ जाए। लिक्विड उड़ जाए वॉलेटाइल, सॉलिड उड़ जाए सब्लिमेट। कपूर उड़ गया, डिब्बी बंद करो, नहीं कपूर उड़ जाएगा। आज तो नहीं कर पाऊंगी सब्लिमेशन, वो कल करवाऊंगी। अभी फटाफट उस पे आ जाइए, एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। चीजें समझ में आई होंगी, आई होप सो। ठीक है, थोड़ा सा और रजिस्टर पे नोट कर लेना चीजें, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी तुम्हारे। नहीं तो सब पढ़े जाओ और मेरा पुराना डायलॉग खाए जाओ। क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। अब जल्दी से बोलो क्या कह रहे थे। सोनिका गुप्ता कह रहे हैं मैम आप सच में बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू सो मच सोनिका, गॉड ब्लेस यू। अच्छा जल्दी से बताओ, और ये इमोजी किसने सैड सा बनाया? नित्या सिंह, नमक सिरका तेल, वेरी गुड। रमन चौधरी, अखिल गुरु, खुशी पांडे, अर्जू, वेरी गुड। अभिषेक, जल्दी से बताओ। सुदामा पोलाई, ओके, सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, वेरी गुड। सुमित सागर, वेरी गुड। अतुल कुमार कह रहे हैं हिंदी में मैम। यार हिंदी में ही चल रहा है सब कुछ, तुम चिंता मत करो। अभिषेक सिंह, हाँ। अभिनव, जल्दी से बताओ आंसर। मोहित चौहान, प्रदीप बुंदेलखंडी, मैम पीतल की ठंडी प्लेट और स्टील की गरम प्लेट की पकड़ अच्छी होती है, ऐसा क्यों? मतलब समझे नहीं? तुम्हारा प्रदीप क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हुआ, बताते हैं इसको हम। अभी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। दीवाने एग्जाम्पल जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड। दीपक क्या कह रहे हैं? मैम जब दिल टूटे तो दिमाग कौन सा केमिकल रिएक्शन करता है? ठीक है, हम दिल और दिमाग तोड़ के बताएंगे किसी दिन, डंडे पड़ेंगे। आ जाओ इधर। दीपक जल्दी से आंसर बताओ। विच इज नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। इनमें से कौन फर्मेंटेशन से संबंधित है? ये क्या है? इनमें से कौन किण्वन से संबंधित? इनमें से तो तीनों हैं। क्या है? विच इज नॉट रिलेटेड टू। अच्छा इसमें हिंदी में थोड़ा सा सही कर लो। इनमें से कौन किण्वन से संबंधित नहीं है? ये नॉट हिंदी में छूट रहा था, तो याद रखो इनमें तो तीनों संबंधित हैं, बायोगैस, शराब और दही। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो किण्वन से संबंधित ना हो। और क्वेश्चन है विच इज नॉट रिलेटेड टू,
इनमें से कौन नहीं है? तो यहां तीनों ही है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो किण्वन से संबंधित ना हो, है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, सब्लिमेशन इज रिलेटेड टू, जल्दी से आंसर दो अगर आइडिया है थोड़ा सा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। इनमें से कौन, क्वेश्चन तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं इसलिए तुम लोग कोई वाइन चिल्ला रहा, कोई दही चिल्ला रहा नॉट लगा हुआ था बंधु, नॉट लगा हुआ था। अब बताओ जल्दी से आंसर। प्रिंसी उमर, केडी यादव, वेरी गुड। दिनेश दीवाने एग्जामपुर, कोरोना वैक्सीन, संदीप मावी, मृदु, रोहित, जय यादव। मैम क्या आप जितना बताती हो उतना हमारे एग्जाम के लिए पर्याप्त है ना? मजाक कर रही जय यादव, एब्सोल्युटली इट इज एनफ, जस्ट टेक इट सीरियसली एंड मेंटेन द नोट्स प्रॉपरली, सब कुछ हेल्प में आएगा, ठीक है। वशिष्ठ कुमार दास, गोपाल अरिवाल, नितिन, विनीत, शुभम, गोकुल, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, जल्दी से आंसर दो। सब्लिमेशन किससे संबंधित है? सब्लिमेशन कपूर से संबंधित है। कपूर उड़ जाता है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, तो ये ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। ये डायरेक्ट किससे किस में चला जाता है? ये ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। पुराना क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। जल्दी से अगला देखिए, विच इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन खाद्य पदार्थ परिरक्षक के तौर पर प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से आंसर दो, अभी बताया था। सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेंजोएट, थायोसल्फेट, क्या यूज किया जाएगा? जल्दी से बताओ। ओके अच्छा, कपूर बनता कैसे है? कपूर बनते देखा कभी? कपूर जो आरती वगैरह में यूज करते हैं, पेड़ होता है उसका भी, कैम्फर का, गूगल यूज करते, सर्च कर लिया करो कभी कभी ओके राहुल कुमार, हाँ भाई बताओ जल्दी से। ब्रजेश कुमार, विभीषण कुमार, ओके जी मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। सूर्य सिंह बताओ। ऋषु शर्मा, महेंद्र, क्रेजी चैनल, हिमांशु शर्मा, कुमार स्वीटी, राघवेंद्र सिंह, राघवेंद्र कह रहे मेरा नाम नहीं लेते यार, ले तो लिया, चल। चुलबुल पांडे जल्दी से आंसर दो। गगन, वेरी गुड, गगन कुमार, वेरी गुड। बेंजोएट, ओके एब्सोल्युटली राइट, सोडियम बेंजोएट विच इज अ सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव। याद रखना अचार वगैरह में ये पाउडर डाल देते हैं बाहर के दुकान वाले, रेडीमेड चीजों में अक्सर पड़ा होता है। साल्ट यूज्ड एज एंटासिड, इनमें से कौन अम्लनाशक के रूप में प्रयोग होगा? ये आज हम आपको नहीं पढ़ा पाए, बट आइडिया है तो आंसर दो, नहीं तो आज हम यहीं पे बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन में नोट कर लेना ध्यान से। क्या लवण जिसे अम्लनाशक के तौर पर, मतलब अगर पेट में एसिडिटी बन रही है तो इनमें से किसका यूज किया जाएगा? जल्दी से आंसर दो। हाँ विष्णु कह रहे हैं विवेक सर की तबीयत बिल्कुल अब पहले से काफी बेटर है, रिकवर कर चुके हैं। हाँ वेरी गुड। अनीता, रोहन, परी आर्या, राजू कुमार, धर्मेश, जल्दी से आंसर दो। निवास कुमार, दुर्गेश, संदीप मावी, ओके वेरी गुड। अंकित ठाकुर, 5K लाइव देख रहे हैं, लाइक बहुत कम भाई लाइक कर दो सभी क्या। थैंक यू सो मच संदीप, गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन, थैंक्स फॉर दिस लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर दिस लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट विच ऑल एवरी डे यू आर गिविंग टू मी, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से आंसर दो। लवण जिसे अम्लनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अरे यार ये रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे इनो के नाम से हम जानते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम पुराने टाइम से वन डे एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से बार बार आंसर देते आ रहे हैं। यहां थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, तुम लोग साफ साफ लिख लेना। क्या लिखोगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रुको लिखो, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से वन डे एग्जाम पूछते आ रहे हैं। हिंदी मीडियम आप भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखोगे। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, किसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है? ये पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इनो के नाम से जितने भी मार्केट में इस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जो एसिडिटी के दौरान घोल के पी लो यूज होते हैं, ये अक्सर अम्लनाशक का काम करता है। लेकिन ALP वालों से जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया था, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने किसके तौर पर? लैक्सेटिव के तौर पर पूछा था। सुनो बच्चा ध्यान से, नोट करो जल्दी से। इसे रेचक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आपका मैडम ये क्या है? वो दवाएं जो कॉन्स्टिपेशन के दौरान खाई जाती हैं, सुनो मेरी बात, जो कब्ज के दौरान दवाएं खाई जाती हैं, जो पूप को ढीला करने का कार्य करती हैं,
जो मल को ढीला करने का, हमने पानी यानी कम पिया, या सपोज पेट में गर्मी हो गई, पेट में कहीं ना कहीं एक तरीके से डिहाइड्रेशन सा होने लगा, तो जो मल होता है, जो पूप होता है, वो क्लॉटिंग में चेंज हो जाता है, थक्का नुमा हो जाता है। तो उसको डॉक्टर लूज करने के लिए आपको रेचक ऐसी दवाएं जो कॉन्स्टिपेशन के दौरान खाई जाती हैं, लैक्सेटिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैक्सेटिव्स। तो अगर और इजी लैंग्वेज में लिखो तो लिख लो कब्ज की दवा। क्या होता है ये? कब्ज की दवाएं। तो एक तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नॉट ओनली एंटासिड, ना केवल एसिडिटी के दौरान यूज किया जाने वाला एक दवा है, ये कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी प्रयोग की जाने वाली जानी मानी दवा है। पूप को ढीला करने का कार्य करती है। व्हेन अ लेमन स्क्वीज ऑन बेकिंग सोडा, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको इनडायरेक्टली बताया था, आज मैं आंसर नहीं दूंगी, जल्दी से बताओ। चुलबुल पांडे विपिन, मैं भी बेरोजगार, लैक्सेटिव, वेरी गुड। ओके, रोहन सिंह, कोरोना वैक्सीन। ओके, जल्दी से बताओ। दिव्या पांडे, राम बाबू, वाल्मीकि जी, ओके। मुआज, ओपन द चैट। ओके, रोहित दीक्षित, जल्दी से बताओ। हाँ, आंसर दो। मोहित चौहान मैडम, आप क्या अफबाउ सिद्धांत समझा देंगे? अच्छा, अफबाउज लॉ पूछ रहे हैं मोहित। मैं किसी दिन जब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो वाला सेशन लूंगी, एमसीक्यू सेशन, रिवीजन सेशन में लूंगी, तब करवा दूंगी पक्का, याद से। ठीक है, अभी तो ये एसिड बेस खत्म हो जाने दो, नहीं तो बीच में वो वाला ये अफबाउ लॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर में चला जाता है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनील कुमार, मैम एकलव्य बैच में पीडीएफ डेफिनेशन नहीं डाल रही हूँ। ओके जी, नहीं, जहां पर जरूरत है वहां पर जरूर आपको मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। विपिन, मनोज, रेखा, उन्नति, विवेक, प्रोटीन, वेरी गुड। जयेश, जल्दी से आंसर दो। व्हेन लेमन स्क्वीज ऑन बेकिंग सोडा, जब बेकिंग सोडा के ऊपर, सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर जब नींबू निचोड़ा जाएगा, तो मैंने बताया है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और बेकिंग सोडा का रिलेशन आपको याद रखना है। कई बार आपसे किसी ना किसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था, ये सीडीएस वालों से 2 बार पूछा जा चुका है और सीजीएल वालों से अनलिमिटेड पूछा जा चुका है। विच इज नॉट अ प्राइमरी प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन एक प्राथमिक परिरक्षक नहीं है? इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नमक, शुगर मतलब चीनी, और तेल, ये प्राथमिक हो गए, ये आपका प्राथमिक परिरक्षक नहीं है। सोडियम बेंजोएट इज नॉट अ प्राइमरी प्रिजर्वेटिव, ये सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव में काउंट होता है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following is used to neutralize the acidity of soil? जल्दी से बताओ, आज ही पढ़ाया है, जल्दी से बताओ। प्रवीण कुमार मौर्य, वेरी गुड। गुरु माता की जय, थैंक यू सो मच। ठीक है, जल्दी से आंसर दो, वेरी गुड। सौरभ कुमार, शिवम तिवारी, उन्नति पटेल, राजकुमार झा, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दो। दीपक, उदय, आशीष, निशा, लेजेंड एक्स आरबी, वेरी गुड। ओके, सोडियम बेंजोएट, भले ही बंदे ने स्पेलिंग गलत लिखी लेकिन आंसर बिल्कुल सही दिया। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल? मिट्टी अगर अम्लीय हो गई है तो कोई क्षार डालना होगा, नाम है बुझा चूना या स्लेक्ड लाइम। मिट्टी की अम्लीयता का नाश कौन करेगा? बुझा चूना करेगा, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्या पूछ रहा है आपसे? क्या विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल? जल्दी से आंसर दो, इनमें से कौन? ठीक है, आनंद कुमार भारती, हाँ मेरा नाम लो, ले लिया, खुश। अब आंसर दो जल्दी से, आनंद जल्दी से आंसर दो। जय सिंह, हाँ तुम भी जल्दी से आंसर दो। ड्रीम चैटर, अच्छा कैचर, सॉरी। ओके, जल्दी से आंसर दो। सौरभ कुमार, गुजराती बॉय, रागिनी यादव, राकेश कुमार, अशोक कुमार, शमशेर, अम्बेश कानपुर से। मैम मैं पहले ऑफ लाइव पढ़ता था, आज लाइव पढ़ रहा हूँ, लाइव पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डियर। बहुत सारी तरक्की करो मैम। कमेंट दिख रहा है क्या? वर्दी मेरा जुनून बिल्कुल दिख रहा है, जल्दी से आंसर दो। मैं रहूँगा, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। चुलबुल पांडे, ना यार, चल बता। ओके, अमन सिंह कह रहे हैं बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉय इट्स वेरी हार्ड टू मी to make prepare myself for one day exam, especially the subject of chemistry which was too boring. Thank you so much Aman Singh.
जहाँ से भी हैं आप जैसा कि बता पा रहे हो, आप खुद ही एक एजुकेटर हो। मेरी शुभकामनाएं। आप जिस क्षेत्र में भी टीचिंग कर रहे हैं अपना शिद्दत के संग बेस्ट दीजिएगा, ठीक है, और ईश्वर आपको बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचाए। जल्दी से आंसर दो अमन। विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल? द आंसर इज जिप्सम and the name is calcium sulfate dihydrate. What is the name? Calcium sulfate dihydrate. इसको बोलते हैं calcium sulfate dihydrate. नोट करो जल्दी से, इसको केमिस्ट्री में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, वरना इसको जिप्सम के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी की क्षारीयता का नाश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को आप याद रखिएगा। पुराने क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे अक्सर बार बार एग्जाम पूछता है। जल्दी से देखो, रैट किलर इज रिलेटेड टू, जल्दी से बताओ, चूहे मार दवा, ठीक है, नहीं तो सबको खिलाएंगे फिर हम। जल्दी से आंसर बताओ चूहों। मोहित चौहान राम राम। दुनलिया मैडम थैंक यू सो मच। संदीप कुमार, गगन कुमार, सोनिका गुप्ता, संकेत राजपूत, क्यूट आरुषि मैम, मेरी मम्मी भी हंसने लगती हैं जवाब। चलो मम्मी को बोलना कि मैम आपको प्रणाम बोल रहे थे, ठीक है। प्रेम बिश्नोई, अनुपमा वर्मा, काजोल, अच्छा जी, कृष्णा मूर्ति, भाई तुम लोग यार कसम से यार कार्टून है सबके सब, क्या बोलूं अब। अशफाक अहमद थैंक यू सो मच। मोहित चौहान, अवनेश वेरी गुड। अच्छा चलो दुनलिया मैडम का आंसर दो जल्दी से। चूहे मार दवा में से संबंधित पुराना क्वेश्चन यार, जिंक फॉस्फाइड। मैंने आपको बताया था कि जिंक फॉस्फाइड या पोटेशियम साइनाइड जिसे आम भाषा में सल्फास के नाम से जानते हैं, ये तो पक्का तुमने सुनी होगी। पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड पुरानी केमिकल्स हैं जिनको चूहे मार दवा, कृंतकनाशी के रूप में वन डे एग्जाम बार बार पूछते आए हैं। क्या याद रखोगे कि चूहे मार दवा को अक्सर रोडेंटिसाइड के नाम से एग्जाम आपसे पूछ लेता है। किस नाम से पूछ लेता है? रोडेंटिसाइड या कृंतकनाशी के रूप में पूछ लेता है। रोडेंटिसाइड या कृंतकनाशी के रूप में पूछ लेता है। तो याद रखो, अगर 1% जिंक फॉस्फाइड ऑप्शन में ना हो तो पोटेशियम साइनाइड को टिक कर सकते हो। आम भाषा में इसे सल्फास के नाम से अक्सर हम लोग सुनते हैं। गेहूं वगैरह में पहले होता था, अब भी होता है कहीं कई जगह, कि रुमाल में सल्फास की गोलियां बांध के और डाल दी जाती हैं जिससे कि उसमें घुन और कीड़े एड़े ना लग जाएं। लेकिन ऐसा करते वक्त बच्चा बहुत ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर हुआ है गांव वगैरह में कि वो पोटली खुल जाती है, वो गेहूं में पिस जाती है गलती से, तो पूरे खानदान पहुंच जाते हैं ऊपर। ठीक है, मेरा भी नाम लो। अच्छा जी, राजू यादव जल्दी से। ठीक है मैम जी, ओके। सचिन, जय भीम, वेरी गुड। ठीक है जो हमें एग्जाम में फेल होने पर यूज करते हैं उसे सल्फास कहते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। होप दिस सेशन इज रियली सक्सेसफुल फॉर यू ऑल। होप यू आर मेंटेनिंग द नोट्स वेरी वेल एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन एवरी डे 6 to 7। अच्छा, एक और चीज, बहुत जल्दी आपका एक MCQ ग्रैंड सेशन लेके आ रही हूँ। डेट और डे मैं पक्का आपको बता दूंगी। फिलहाल यही बोलूंगी, जो भी पढ़ रहे हो उसको नोट करते रहिएगा चीजों को, और रोजाना एक सेट लगाने की। सुनो मेरी बात, इधर आओ पहले। सुनो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जब तक अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। मजाक नहीं कर रही, समझाने का प्रयास कर रही, समझो। तो चाहे मेरा सब्जेक्ट हो और चाहे दिन में तुम जिन जिन टीचर्स के नोट्स मेंटेन करते हो उनको सुनते हो, रोजाना अपने हाथ से एक प्रीवियस ईयर सेट लगा के देखो। प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है प्रिपरेशन का। और बिलीव मानो, बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी, बहुत तरीके से होंगी। लेकिन एक चीज याद रखो कि जैसे किसी भी चीज को एकदम से नहीं, अगर हमें बॉडी अपना, सपोज आपको वो बनाने, मसल बनाने हैं, तो आपको एक ही दिन में जिम करने से सब कुछ नहीं हो जाता ना। तो जिम जाना पड़ता है ना रोज। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रोजाना नोट्स बनाते हो तो एक सेट लगाओ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। Thank you so much. Enjoy your evening. See you tomorrow at the same time period. Bye-bye.